CL हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज अपने कक्षा 11 के वाणिज्य व्यवस्था और संचालन विषय के चैप्टर 1 के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका पार्ट 1 धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र के बारे में इसमें चर्चा की गई है। सबसे पहले बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान होती है। उस प्राथमिक आवश्यकता को पूरी करने के लिए उसे क्या कमाना पड़ता है? धन कमाना पड़ता है। अब वो धन कैसे कमाएगा? इसके लिए उसे किसी प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति, कोई ना कोई कार्य करते रहना पड़ता है। इसके लिए वो धंधा कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है और रोजगार कर सकता है। इन तीनों प्रवृत्ति के बदले में वो क्या प्राप्त करता है? धन प्राप्त करता है, परंतु अलग अलग स्वरूप में। जैसे कि धंधा करेगा तो क्या प्राप्त करेगा? लाभ प्राप्त करेगा। व्यवसाय करेगा तो क्या प्राप्त करेगा? फीस प्राप्त करेगा। और रोजगार करेगा तो क्या प्राप्त करेगा? वो वेतन प्राप्त करेगा। तो इस स्वरूप में वो धन प्राप्त करके अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी करता है। अब इस धंधे के क्या हैं? इन कार्यों के अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे कि सबसे पहले आर्थिक प्रवृत्ति। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि आर्थिक प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? आर्थिक लाभ या वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली कोई भी प्रवृत्ति अथवा कोई भी कार्य। कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारा क्या जुड़ा होता है? कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है कि हमने कार्य किया है तो इसके बदले हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? धन प्राप्त होना चाहिए। उस धन से हम क्या करेंगे? अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। अब इसको एक उदाहरण के स्वरूप में देखें तो जैसे कि हमारे देश का किसान क्या उगाता है? अनाज उगाता है। वो किसके लिए उगाता है? वो देश में रहने वाले लोगों के उगाता है, ना कि अपने लिए। और वो अनाज उगाकर किसको देता है? देश के लोगों को देता है। उसके बदले में वो क्या प्राप्त करता है? पूंजी प्राप्त करता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? आर्थिक प्रवृत्ति कह सकते हैं। अब इसका दूसरा स्वरूप है अनआर्थिक प्रवृत्ति। जैसा कि परिभाषा में दिया गया है कि अनआर्थिक प्रवृत्तियों का उद्देश्य क्या होता है? प्रतिफल अथवा किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक आय प्राप्त करना नहीं, परंतु लोगों की समाज सेवा करना है। इनका कोई उद्देश्य किसी धन को प्राप्त करना नहीं, परंतु लोगों की सेवा करने का होता है। इसको हम उदाहरण के स्वरूप में देखें तो कोई भी समाज सेवक द्वारा की जाने वाली कोई भी समाज सेवा अथवा कोई भी कार्य। दूसरा उदाहरण देखें तो माता द्वारा अपने बच्चों का किया गया पालन पोषण। क्या हमारे माता पिता का क्या कोई स्वार्थ होता है हमारे पालन पोषण में? नहीं, वो निस्वार्थ हमारा क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। और तीसरा उदाहरण देखें तो जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूकंप, सुनामी और सूखा के समय सरकार द्वारा अथवा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा क्या आयोजित किया जाता है? राहत शिविर आयोजित किया जाता है। उस राहत शिविर में कार्य करने वाले व्यक्ति कौन कहलाते हैं? समाज सेवी कहलाते हैं। इनका कोई उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं, परंतु दुखी लोगों की क्या है? दुखी लोगों की सेवा करना है। अब इन आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्तियों के बीच में हम क्या देखेंगे? कुछ अंतर देखेंगे। जैसा कि इसका पहला मुद्दा क्या है? उद्देश्य। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा कि क्या है? वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने का उद्देश्य। तो आर्थिक प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है? कि कार्य के बदले में क्या प्राप्त हो? हमें धन प्राप्त हो, वो भी लाभ के स्वरूप में। और अनार्थिक प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है? समाज सेवा करना। अब दूसरा मुद्दा देखें तो अपेक्षा। जब हम आर्थिक प्रवृत्ति में कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बदले में हम क्या प्राप्त करते हैं? पूंजी प्राप्त करते हैं। और अनार्थिक प्रवृत्ति में हम क्या करते हैं? लोगों की सेवा करते हैं। तीसरा मुद्दा है प्रकार। आर्थिक प्रवृत्ति के मुख्य 3 प्रकार हैं: धंधा, व्यवसाय और रोजगार, जो अपने आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनार्थिक प्रवृत्ति का किसी प्रकार का कोई प्रकार नहीं होता है। अब इसका लास्ट मुद्दा देखेंगे, जोखिम और अनिश्चितता। आर्थिक प्रवृत्ति, जैसा कि हमने देखा कि आर्थिक प्रवृत्ति में जोखिम और अनिश्चितता देखने को मिलती है। जैसे कि वर्तमान समय में क्या फैला हुआ है हमारे देश में अथवा विश्व में? कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी, जिसके कारण धंधा, व्यवसाय और रोजगार क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए। इससे लोगों को क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? आर्थिक प्रवृत्ति का एक प्रकार, एक स्वरूप भी कह सकते हैं। और अनार्थिक प्रवृत्ति में किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है।